तो पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब कि हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ द बंगाल। रियल मास्टर मतलब कि बंगाल के अंदर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। कहां पे? और बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो उड़ीसा को आज के डेट में क्या नाम जानते हैं? उड़ीसा। By 1765 through its victories in the Battle of Plassey, Buxar and Carnatic, यानी कि 3 मेजर लड़ाइयां हैं जो ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी इंडिया में और इस सब में जीत उन्होंने हासिल की थी। The company set up its consolidate its control over its possession before beginning a new round of conquest, but it did not give up habit of interfering with the political and internal affair of Indian states and its lust of territories। तो यहाँ पे क्या है, जो टेरिटरीज है इंडिया की उसके अंदर भी इन्होंने क्या करा, एनरोल करना शुरू कर दिया। मतलब ये खाली इनका ये नहीं था कि एरिया जीता, फैक्ट्री सेटअप कर दी, नहीं। उसके बाद क्या था कि जो हमारे स्टेट की जो पॉलिटिकल और उनके इंटरनल अफेयर्स होते थे, मान लो कोई स्टेट है उसके अंदर की जो बातें होती थी, ये उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इन 1770 देयर वाज अ टेरिबल फेमाइन इन बंगाल। फेमाइन मतलब कि बहुत बड़ी एक आपदा आ गई कहां पे? बंगाल के अंदर में, which was made worse by the activity of the company official। और उससे किसको? कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उस पर भी फर्क पड़ा। In 1769, Hyder Ali, the ruler of Mysore, had inflicted a defeat on the British in the First Anglo-Mysore War and forced them to sign a peace treaty with him। तो यहाँ पे क्या हुआ? लड़ाई किसके बीच में होती है? हैदर अली और मैसूर के बीच में। और फिर वो उसको क्या करते हैं? उसको फोर्स करते हैं कि वो एक पीस ट्रीटी साइन कर ले और उसको क्या बोला गया? एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी, राइट। दिस वॉर इज नोन एज द फर्स्ट मैसूर वॉर। क्या बोलते हैं इसको? पहला मैसूर वॉर बोला जाता है। ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1772 टू 1785। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने कैसे एक्सपेंशन किया, कैसे अपने आप को फैलाया, वो देखते हैं। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है क्या बनता है? वो गवर्नर बनता है। इन 1773 व्हेन द कंपनी हैड रीऑर्गेनाइज्ड ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोजीशन इन 1774 से 1785 तक। तो वो इंडिया का के साथ साथ उसको किसका गवर्नर जनरल बना गया? इंडिया का। He brought Bengal in direct control of the company। तो इसने क्या करा, जो बंगाल था उसको डायरेक्टली किसके अंदर में लेकर आ गया? कंपनी के अंदर में। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। He introduced several reforms, यानी उसने बहुत सारे बदलाव किए। Established civil and criminal court, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स ने बनाने शुरू कर दिए। And court of appeal, he was called the British Empire builder in India। यानी कि ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर था जिसने सेटअप करा पूरी तरह से इंडिया में, तो उसको किसका पूरा क्रेडिट जाता है? वॉरेन हास्टिंग को। क्या जाता है? वॉरेन हास्टिंग को। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द ब्लो ऑफ पानीपत, द मराठा अपीयर्ड वंस मोर इन फुल फोर्स इन नॉर्थ इन 1770 AD। तो 1770 यानी 1770 AD में इन्होंने फील्ड फोर्स, किसने? मराठा वापस से सोचते हैं कि हम पूरी पावर में आएंगे और किसको टक्कर देंगे? ब्रिटिशर्स को। अंडर देयर कैपेबल पेशवा माधवराव फर्स्ट, ये नेतृत्व कर देते किसका? मराठास का। However, once again, a blow fell under the Maratha, for the Madhav Rao first died in consumption in 1772। पर उनकी डेथ हो जाती है 1772 में। There was a struggle for power between Raghunath Rao, right, the youngest brother of Baji Rao, and Narayan Rao, the youngest brother of the Madhav Rao। तो यहाँ पे क्या है? This is a struggle between कि भाई कौन कैसे उसको रूल करेगा। नारायण राव वॉज मर्डर्ड इन 1773। तो नारायण राव का मर्डर हो गया कब? 1773 में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज पोस्टहुमस सन माधवराव सेकंड, यानी कि उनके जो एक और बेटे थे माधवराव सेकंड ने उसको क्या करा? किया। एन इंटेंस स्ट्रगल फॉर पावर वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द इन्फेंट पेशवा माधवराव सेकंड लेड बाय नाना फडणवीस। तो ये क्या हम कहते हैं कि इस तरीके से इनका क्या चल रहा था? सक्सेशन पीरियड चल रहा था किसका? मराठास का। एंड रघुनाथ राव दोनों क्या लीड करते हैं। आफ्टर द फ्रस्ट्रेशन रघुनाथ राव वेंट ओवर द ब्रिटिश एंड ट्राई टू कैप्चर पावर। अब रघुनाथ राव को पावर चाहिए थी, उसको मिल नहीं रही थी, तो वो किसके पास चला था? ब्रिटिशर्स के पास। क्यों? ताकि वो उसको सपोर्ट करे और जीतने में हासिल करे। द ब्रिटिश ऑफिशियल इन बंगाल इन बॉम्बे, आज की हम बात करें अगर बॉम्बे को आज क्या बोलते हैं? मुंबई। डिसाइडेड टू इंटरवेन इन बिहाफ ऑफ रघुनाथ राव। तो ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे में इंटरवेन करना किसके बिहाफ पे? रघुनाथ राव के बिहाफ पे, मतलब उसके बिहाफ पे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ऑल द मराठा चीफ वर यूनाइटेड बिहाइंड द पेशवा एंड हिज चीफ मास्टर नाना फडणवीस, राइट। तो उनके साथ उनके विवाद होते हैं, लड़ाई होती है। द ब्रिटिश वर लेड एट दिस टाइम बाय द एनर्जेटिक एंड एक्सपीरियंस्ड गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग।
और वहाँ गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इन सब चीजों में, राइट, कि कैसे वॉर लड़ना है, कैसे जीतना है, ये सब वो करते हैं। ही एक्टेड विथ फर्म रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन। तो नाइदर साइड वन, कोई भी नहीं जीत रहा, एंड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू स्टैंडस्टिल, मतलब एक जगह वो रुक जाता है। पीस वाज कंक्लूडेड इन 1782 बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई, बाय व्हिच द सेटुकुस वाज मेंटेन, मतलब क्या, दोनों में एक समझौता सा होता है, कहां पे, उसका नाम क्या दिया गया है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। By this treaty, the British was confined in the possession of part of Salcity, and they recognized माधव राव as a rightful पेशवा। तो उन्होंने माधव राव को क्या बना दिया, पेशवा बना दिया। Moreover, the रघुनाथ राव was given 3 लाख रुपीस ईयर ऑफ पेंशन, और रघुनाथ राव को क्या बोला गया कि आपको हर साल क्या मिलेगा, 3 लाख का पेंशन मिलेगा आपको सर्वाइवल के लिए। Through the first Anglo-Maratha war did not result in a victory either side, कोई भी नहीं जीतता। It did give the British 20-year peace with the Maratha। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश और उनके जो ताल्लुक थे वो शांतिपूर्वक कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। The strongest Indian power of the day, और उस टाइम का जो मराठा था वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल थे, और उसमें साथ ब्रिटिशर के साथ करके हो गई 20 साल तक अब शांति रहेगी। In this war the English suffer financially, पर इसमें लॉस किसको होता है, इंग्लिश को, फाइनेंशियली। The treaty enabled the British to expert pressure on Mysore, किस पे डाला है प्रेशर, वो मैसूर पे, as Maratha promised to help them in recovering their territories from the Hyder Ali, the ruler of Mysore। तो यहाँ पे जो ट्रीटी साइन होते हैं किसके, मराठा और ब्रिटिशर्स के साइन में, वो बोलते हैं, मराठा बोलते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, किस लिए, मैसूर से आपकी ट्रीटी जो हैदर अली ने छीन रखी है उसको रिकवर कराने में। द सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से लेके 84 तक चलता है। हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ मैसूर, हैदर अली कौन था, रूलर था कहाँ का, मैसूर का। In the first Mysore war, he defeated the British forces and a treaty was signed to restore peace। तो वहाँ पे he defeated by the, किसने defeat करा, ब्रिटिशर्स को, and then restore power, उन्होंने पावर को रिस्टोर किया। The British promised to help Hyder Ali in case he attacked by any other power। तो वही जैसे यहाँ पे इन्होंने साइन करा वैसे यहाँ पे करते हैं, कौन, यहाँ पे हैदर अली से बोलते हैं कि कोई भी अगर तुम्हें लड़ाई करेगा तो ब्रिटिशर्स उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि वो उसमें जीतने में, ठीक है। ये एक पिक्चर किनकी है, हैदर अली की है। When the Maratha invaded Hyder Ali territory in 1771, तो मराठा किसके पास जाते हैं लड़ने के लिए, हैदर अली से, but the British did not help him, पर ब्रिटिशर्स ने किसको हेल्प नहीं किया, हैदर अली को। This naturally offended हैदर अली, तो गुस्सा तो आएगा, उसने ऑफेंड किया। At this time the French offered to extend a helping hand to the हैदर अली, तो उस टाइम पे जो फ्रांस था या जो फ्रेंच है उन्होंने हेल्प करा किसको, हैदर अली को, उनसे बचाने, किससे, मराठा से। In 1779 the British captured Mahe, a small French settlement within jurisdiction of the Hyder Ali। तो यहाँ पे जो माहे है किसको ने कैप्चर किया, उसको ब्रिटिशर्स ने, जो किसके पास था, फ्रेंच के पास था, और किसकी हेल्प से, हैदर अली की हेल्प से। Thus a war with Hyder Ali again started in 1780। तो गुस्सा तो आएगा क्योंकि हैदर अली की जो जगह थी वो किसने कैप्चर कर ली, फिर से ब्रिटिशर्स ने। Repeating his earlier exploit, Hyder Ali inflict one defeat after another and British army in the Carnatic and forced them to surrender in a large number। He soon occupied almost the whole Carnatic। और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लगभग उनके साथ वॉर शुरू करा और इसने पूरे की पूरी जो कार्नेटिक जगह थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया, किसने, हैदर अली ने। आफ्टर हैदर्स डेथ इन 1782 द वॉर वाज कैरिड बाय हिज सन टीपू सुल्तान, मतलब हैदर अली की डेथ होने के बाद 82 में, उसके बाद उसके जो बेटा था कौन, टीपू सुल्तान, उन्होंने उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया, जो उनके फादर थे उन्हीं की वॉर को उन्होंने आगे कंटिन्यू स्टार्ट किया। सिंस नीदर साइड वाज केपेबल ऑफ ओवरपावरिंग द अदर, पीस वाज साइंड बाय देम इन 1784 बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो फिर से वही हुआ, कोई भी जीत नहीं पाया, लास्ट में ट्रीटी साइन होते 84 में, क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एंड बोथ साइड रिस्टोर ऑल कॉन्क्वेस्ट, मतलब जिसके पास जितनी जगह थी उन्होंने उसको अपना कैप्चर करके रख लिया। Thus, though the British had been shown to be too weak to defeat either Maratha or Mysore, they had certainly proved the ability to hold their own India। मतलब उनका था कि हमें कैसे भी मैसूर और बोलते थे मराठा को हटा के हमें अपना एरिया क्या है, कैप्चर करना है। कौन सोचता था, ये सोचता था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1785 टू 1797, आइए देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब क्या था नॉन इंटरवेंशन, कि हम उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे किसी भी चीज में। आ जाओ। Lord Cornwallis came to India in 1786 as the Governor General। क्या बना वो इंडिया में, as a Governor General, to refrain from the following policy of war and conquest and except for purely defensive purposes। उसका ये था कि उसे पीस वगैरह ये फिर वॉर वो ये सब, मतलब कि जो
पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की पहले, उसको कैरी फॉरवर्ड आगे लेके चलना है। However, in the third Mysore war in 1790-92, Lord Cornwallis defeated टीपू सुल्तान। फाइनली जो थर्ड मैसूर वॉर है उसमें टीपू सुल्तान को वो हरा देता है। टीपू सुल्तान वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो उसको कंपेल मतलब मजबूर किया गया क्या, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को साइन करने के लिए। अंडर दिस ट्रीटी ही हैड टू गिव अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसके अंडर में क्या था साइन करने के बाद कि उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, एंड अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम, और उसको कुछ पार्ट देना पड़ेगा, मतलब अपना कुछ राज्य किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन पब्लिक सर्विसेज, कॉर्नवालिस ने कुछ रिफॉर्म के मतलब कुछ चेंजेस के किसमें, पब्लिक अफेयर्स में, यानी पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं उसमें, फिर जुडिशरी में मतलब जो हमारा जुडिक्शन होता है, कोर्ट्स वगैरह होते हैं, फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस के, एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और उसने बोला कि एक नई पॉलिसी लाएंगे नॉन इंटरवेंशन की, मतलब हम किसी भी के भी राज्य में कुछ भी चल रहा होगा तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ही रिमेन न्यूट्रल व्हेन द मराठा एंड द नवाब ऑफ हैदराबाद वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो क्या रहा, उसने कुछ भी पार्ट ले लिया, यहाँ पे किसके बीच में लड़ाई हो रही है, हैदराबाद और मराठा के बीच में लड़ाई हो रही है, उसने बोला कि हम कोई पार्ट नहीं लेंगे, अपने आप सुलटाओ। एंड व्हेन द शाह आलम सेकंड द मुगल एम्परर वाज अटैक्ड बाय द रोहिलास, मतलब उसने सीधे बोल दिया कि जब भी आप लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो हम ब्रिटिशर्स बीच में नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस डिफाइंड टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर द बंगाल गवर्नमेंट, उसने दो अपने ऑब्जेक्टिव बताए किसके रिगार्डिंग, बंगाल गवर्नमेंट के। इट मस्ट इंश्योर इट्स पॉलिटिकल सेफ्टी, उसने बोला कि मुझे क्या करना है, पॉलिटिकल सेफ्टी, एंड इट मस्ट बी रेंडर्ड द पोजेशन ऑफ द कंट्रीज एज एडवांटेज एज पॉसिबल एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश नेशन, राइट। मतलब उसका था कि भाई मुझे अपने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने किसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको, और जो ब्रिटिश नेशन है उसको, मतलब कि ये कि कितना भी मुझे प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट किसको देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको। ही इंट्रोड्यूस इन बंगाल अ परमानेंट सेटलमेंट, ही वाज सक्सीडेड बाय सर जॉन शोर, तो उसने बंगाल में एक परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया, उसके बाद किसने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, सर जॉन शोर ने। ब्रिटिश एक्सपेंशन, अब फिर से क्या ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा है, एंड टाइम पीरियड इज 1798 से लेके 1804 तक। The next large-scale expansion British rule in India occurred during the time of Governor General Lord Wellesley. तो लॉर्ड वेलेस्ली उसके बाद जो मेन गवर्नर जनरल वो आते हैं और फिर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसको, ब्रिटिश को एक्सपेंशन को। Who came to India in 1798, कब आए, 1798 में इंडिया आए, and when the British were locked in a life and death struggle with the France all over the world, और यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स और फ्रांस की लड़ाई होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी वो रहते थे। He gave up the policy of neutrality adopted by Sir John Shore and decided that the time was ripe by bringing as many. तो जो एक न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, मतलब कि किसी भी चीजों में नहीं बोलना, किसकी थी वो, सर जॉन शोर की, इसने उसको खत्म करा कि नहीं मैं बोलूंगा और मैं इंटरवेन करूंगा जो भी चीजें होंगी मेरे सामने। इंडियन स्टेट एज पॉसिबल अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, इंडिया के जितने स्टेट थे लगभग सभी किसके अंडर में थे, ब्रिटिशर्स के अंदर में। By 1797 the strongest power Mysore and the Maratha had declined in power, जो भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो दो राज्य बोले जा सकते हैं, जो दो पावर थी मराठा और पेशवा, वो भी यहाँ तक आते आते खत्म हो जाते कम 1797 तक। टू अचीव दिस हिज पॉलिटिकल एम वेलेस्ली रिलाइड ऑन 3 मेथड, वेलेस्ली ने अपने 3 मेथड पे अपने रिलाई करा। पहला क्या, द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंसेस, इसने क्या करा, सबसे अलायंस मतलब कि जो आसपास की जगह है उससे अलायंस बनाने शुरू कर दिए। ऑटरिट वॉर, मतलब वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन करना एंड ऑल, एंड द अजम्पशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेटेड रूल्स, मतलब कि उसने अपने रूलर्स हर जगह पे सेटअप कर दिए। While the practice of helping an Indian ruler with a paid British forces was quite old, मतलब उसने क्या हेल्प करता था ब्रिटिश फोर्स किसको, ब्रिटिश फोर्स जो थी वो इंडियंस की जो थे उनकी हेल्प करते थे। It was given different shape of the Wellesley who used it to subordinate the Indian state to the paramount authority of the company. This system was a political one on trap to Indian state, मतलब इन्होंने क्या करा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस के जो स्टेट थे उसको क्या करते थे, उसको बोलते थे हम आपको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और ऐसे कर करके उनके हर एक चीज में फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटी में उन्होंने एनरोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये होता है कि पूरा का पूरा जो इंडिया साम्राज्य है या इंडिया के जितने स्टेट है वो किसके अंडर चले गए, ब्रिटिशर्स के पास। अब उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्सिडी अलायंसेस, राइट, क्या होती है। अंडर द सब्सिडरी अलायंस the ruler of the allied state were compelled to accept the permanent stationing of the British forces loyalist territory, मतलब ये था कि इस अलायंस के अलायंस सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग जो भी इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर में कौन रहेगा, ब्रिटिश फोर्सेस रहेंगी, राइट, एंड टू पे सब्सिडी फॉर दिस मेंटेनेंस, और उस आर्मी को मेंटेन रखने के लिए जो सब्सिडी है वो कौन देगा, वहीं का रूलर देगा, ठीक है।
All this was done allegedly for his protection, but in fact a form through which Indian ruler paid tribute to the company. ये क्या था, लगता था तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बट प्रोटेक्शन के नाम पे क्या था कि जितना भी खर्चा था ब्रिटिशर्स का, अब वो कौन उठाएगा, वो उठाएंगे इंडियंस, राइट. Sometime the ruler ceded part of the territory instead of paying annual subsidy. तो क्या होता था, जो रूलर होते थे कई बार अपनी टेरिटरी दे देते थे उनको एज अ रेवेन्यू की फॉर्म में कि भाई हमारे पास नहीं है तो आप ये टेरिटरी ले लो और आप इस पे जो भी करना है वो करो. Characteristics of the subsidy system, देखते हैं क्या इसके अंदर है. The subsidy alliance usually provided certain condition to the Indian ruler, कि कुछ कंडीशन है उसको उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे इसको इंडियंस को. पहला क्या है, the ruler of the ally in a state would agree to the posting at his court in a state. मतलब ये था कि जो ब्रिटिश का जो पर्सन होगा वो इंडिया के जो स्टेट के जो राजा होंगे उसके कोर्ट में वो उसकी प्रेजेंस रहेगी, ताकि इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स को पता चले कि उनके कोर्ट में क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं. He would not employ any European in his services without the approval of the British. मतलब कि ये था कि ब्रिटिशर्स अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है उसके अंदर में किसी को हायर करना कुछ भी करना है तो बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन से कोई भी यूरोपियन, यानी कि यूरोपियन मतलब बाकी जो यूरोपियन लोग हैं उनको वो अपॉइंट नहीं कर सकता था. ठीक है. नेक्स्ट, he would not negotiate with any other Indian ruler without consulting with the governor general. मान लीजिए एक स्टेट है और उसके दूसरे जो स्टेट है उस राजा से उसे डील करनी है, राइट, पर इसके पास कोई परमिशन नहीं है. तो ये था कि जब तक गवर्नर जनरल प्रॉमिस नहीं करेगा, जब तक गवर्नर जनरल उनको नहीं बोलेगा तब तक वो किसी और रूलर से कोई ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकते. तो इतनी सारी सैंक्शन लगा दी किसने, ब्रिटिशर्स ने. एडवांटेज फॉर द ब्रिटिशर्स, क्या क्या उनको फायदे थे ब्रिटिशर्स को. दिस सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेज टू द ब्रिटिश. सिंपल सी बात है, जब सब कुछ ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलेगा तो उनको फायदा हो गया होगा. दे कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन स्टेट. अब वो अपनी खुद की आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि खर्चा किसको देना है, इंडियंस को देना है. दिस enabled them to fight war far away from their own territory. और फिर वो अपनी जगह से भी बहुत दूर दूर जाके लड़ाई कर सकते हैं. लॉर्ड वेलेस्ली साइन हिज सब्सिडी ट्रीटीज विद निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1798 एंड 1800. तो जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनसे भी उसने ट्रीटी साइन करके, मतलब हैदराबाद उस टाइम पे बहुत ही रिच था और इसका मतलब है कि अगर हैदराबाद कंट्रोल हो गया तो पूरा साउथ उसके अंडर में आ जाएगा. डिसएडवांटेज फॉर इंडियंस, देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे अगर फायदे हैं उनको तो इंडियंस को कोई एडवांटेज तो होने वाला है नहीं. डिसएडवांटेज फॉर द इंडियंस क्या है. In reality, by signing a subsidy alliance, an Indian state virtually signed away its independence, right? वो साइन करेंगे, मतलब कि जो इस ट्रीटी के बाद से जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई. It lost the right of self defense, मतलब खुद का भी नहीं रोक, क्योंकि अगर आर्मी किसी और के तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे. For maintaining diplomatic relation, फिर आप किसी और से रिलेशन भी रख सकते हैं क्योंकि उसने मना कर दिया. Of employing foreign expert and or settling if dispute is neighbor, मतलब फॉरेन अगर सपोज दैट हमें कोई चीज नहीं समझ आ रही तो हमने किसी और को अपने यहाँ पे काम पे रख लिया, पर उसने बोल दिया इस सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग था आप किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर्स से पूछे. फिर जो सेटलमेंट है डिस्प्यूट से हो रहे हैं तो अब आप नहीं कर सकते, कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे. इन फैक्ट द इंडियन रूलर लॉस्ट ऑल वेस्टेज ऑफ सॉवरेनिटी इन एक्सटर्नल मैटर एंड बिकेम इंक्रीजिंगली सबसर्वेंट टू ब्रिटिश रेसिडेंट. तो अब इंडिया के पास कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, मतलब इंडिया कोई भी अपने खुद की जो इंडियन के स्टेट है वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकते, उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो गई. फिर किसके अंडर में आ गए, दे टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हु इंटरफेयर विद डे द टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. और ब्रिटिश ने क्या करा, उनके जो डेली के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. इन एडिशन द सिस्टम टेंडेड टू ब्रिंग अबाउट द इंटरनल डिके ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट. The cost of the subsidy force provided by the British was very high and in fact much beyond to paying capacity of the state. और उसके बाद क्या हुआ, जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी ब्रिटिशर्स के तो वहां मजे आ रहे हैं बट इंडियंस को वो फेस करना पड़ा. क्यों, क्योंकि इनके इतना तो इनके पास रेवेन्यू था नहीं जो उनको पे करे. तो डे बाय डे जो टैक्सेस थे या जो कैसे तो पेमेंट था वो बढ़ता जा रहा था. नेक्स्ट, आउटराइट एनेक्सेशन. वेलेस्ली ऑल्सो अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. मतलब क्या, एनेक्सेशन मतलब होता है दूसरे राज्यों को छीनना या हड़पना इस तरह से. द रिजल्ट ऑफ दिस वाज फोर्थ मैसूर वॉर. उसके वजह से क्या होता है, चौथा मैसूर वॉर होता है, क्योंकि एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला क्या करेगा, लड़ाई करेगा. द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू साइन द सब्सिडी ट्रीटी इन 1801. उनको फोर्स किया गया. इन रिटर्न फॉर द लार्ज सब्सिडी फोर्सेस नवाब वाज मेड टू सरेंडर टू द ब्रिटिश नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम. उन्होंने क्या करा, अपना आधे से ज्यादा जो उनका किंगडम था, जो राज्य था वो दे दिया. कंसिस्टिंग ऑफ रोहिलखंड, जगह कौन सी, रोहिलखंड, एंड द टेरिटरी लाइंग बिटवीन द गंगा एंड द यमुना.
तो जो गंगा यमुना का जो बीच का जो रीजन था जो सबसे फर्टाइल था वो भी उनको देना पड़ा, किसको, ब्रिटिशर्स को। एनेक्सेशन थ्रू द वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, अब देखते हैं कि उन्होंने अपना एनेक्सेशन राज्य कैसे बढ़ाया वॉर और कॉन्क्वेस्ट के अकॉर्डिंग। लॉर्ड वेलेस्ली dealt with मैसूर, कर्नाटका, तंजौर एंड सूरत इवन मोर स्ट्रिक्टली। मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने कार्नेटिक, मैसूर, तंजौर और सूरत इस सभी रीजन को अपने अंडर में कर लिया। टीपू ऑफ मैसूर वुड ऑफ कोर्स नेवर एग्री टू सब्सिडी ट्रीटी, जो टीपू सुल्तान था वो अग्री नहीं हुआ किस पे, सब्सिडी ट्रीटी के ऊपर। ऑन द कॉन्ट्री ही हैड नेवर रिकाउंसिल्ड हिमसेल्फ टू द लॉस ऑफ हाफ ऑफ हिज टेरिटरी इन 1792। ही वर्कड incessantly to strengthen his forces for the inevitable struggle with the British, और वो हमेशा लड़ता रहा किससे, ब्रिटिशर्स। मतलब वो इजीली अपने आप को उनके सामने नहीं देना चाहता, किससे, ब्रिटिशर के। he entered into the negotiating for an alliance with revolutionary friends, तो किसके साथ वो कुछ होता था कि जो फ्रांस है, हमें उसके साथ मिल दूं ताकि वो मेरे को हेल्प करे इनसे लड़ने में। he sent mission to Afghanistan, Arabia and Turkey to forge an anti-British alliance, वो क्या करता था, वो दूसरी कंट्री से मदद मांगता था, किस लिए, ताकि वो ब्रिटिश को हरा सके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। द ब्रिटिश आर्मी अटैक एंड डिफीट टीपू इन अ ब्रीफ बट फिनिश बैटल इन 1799, तो एटलीस्ट इन द लास्ट 1799 दे डिफीटेड द टीपू सुल्तान बिफोर द फ्रेंच हेल्प कुड रीच हिम, क्योंकि फ्रांस जो था उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था हेल्प के लिए। टीपू स्टिल रिफ्यूज टू बेग फॉर अ पीस ऑफ ह्यूमिलेटिंग टर्म्स, मतलब वो अभी भी वो नहीं मानता था, क्या, वो सोचता था कि मुझे लड़ना ही लड़ना है, ठीक है। ही प्राउडली डिक्लेयर्ड दैट इट वाज बेटर टू डाई लाइक अ सोल्जर देन टू लिव एज अ मिजरेबल डिपेंडेंट ऑन द इनफील्ड इन द लिस्ट ऑफ देयर पर्सनल राजा एंड द नवाब। वो कहता था, टीपू सुल्तान का बहुत फेमस है कि आप को जो जिंदगी मिली है वो एक ही बार मिली है, तो उसका कि मरना है तो मैं एक सोल्जर की तरह मरूंगा, बाकी राजाओं की तरह नहीं जो कि डर के मारे किसके अंदर में चले, ब्रिटिशर्स के। तो ही वांट कि मैं एक सोल्जर की तरह मरूंगा, बाकी लोगों की तरह मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ही मेट अ हीरो एंड ऑफ May 1799 while defending his capital श्रीरंगपट्टनम, his army remained loyal to him to the end, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी आर्मी भी थी वो उसी की तरह ब्रेव थी और उसने एंड तक अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा, और ये श्रीरंगपट्टनम की जो उसकी कैपिटल उसको बचाने के फॉर्म में वो इन द एंड मई में 1799 में उनकी डेथ हो जाती है, किसकी, टीपू सुल्तान की। नियरली हाफ ऑफ द टीपूस डोमिनेंस वर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड देयर अलाइज, राइट, उनके बीच में डिवाइड हो गया। द निजाम मैसूर वाज रिस्टोर्ड टू द descendants of the original rajas from whom Hyder Ali had seized power, तो वापस से उन्हें वही जगह देगी, मैसूर के जो राजा थे उनको वो पावर वापस से दी गई। A special treaty of subsidiary alliance was imposed on new raja by the which governor general was authorized, मतलब जो नए जो जगह थी जो नए राजाओं को दिया गया उस पे क्या सब्सिडियरी अलायंस लगाकर उनको दिया गया राजाओं को कि ये आपकी टेरिटरी है, बट इसमें कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्सिडियरी अलायंस का। टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ नेसेसिटी, उनको लगता था, उन्होंने बोल दिया कि जब भी लगेगा कि भाई ये अच्छे से जो नए राजा रूल नहीं कर पाए तो उनसे वापस वो स्टेट ले जाएगा। Thus मैसूर वाज मेड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, तो मैसूर है वो किस पे टोटली डिपेंड हो गया, कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। वेलेस्ली फोर्स अ न्यू ट्रीटी इन 1801 अपॉन द पपेट नवाब ऑफ कर्नाटक, यानी कि 1801 में उसने जो कर्नाटक का जो नवाब है उसको अपना पपेट बना लिया, यानी जो जैसा करेगा बोलेगा, कंपनी जैसा बोलेगी वैसे उसको करना पड़ेगा। कंपेलिंग हिम टू सीडेड हिज किंगडम टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर अ पेंशन, उसने बोला कि आप अपनी जो कंपनी उसको दे दो, उसके कंपनी मतलब जो जगह है, यानी जो कर्नाटक की जो जगह है वो टोटली किसके अंदर में आ गए, ब्रिटिशर्स के, और उसके रिटर्न में उस राजा को क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी हर साल। ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1805 टू 1856, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल फॉर द सेकंड टाइम इन जुलाई 1805, उसको दोबारा से क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। बट बिफोर एनीथिंग कुड बी डन टू रिजर्व द सब्सिडी ट्रीटीज, लॉर्ड कॉर्नवालिस डाइड एट गाजीपुर इन अक्टूबर 1805, बट कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है कहाँ पे, गाजीपुर में, यूपी का ही एक ये जिला है, ठीक है, वहां पे। कब इसकी डेथ होती है, अक्टूबर 1805 में। सर जॉर्ज बैरलो बिकेम द एक्टिंग गवर्नर जनरल, एक्टिंग मतलब कि कुछ टाइम के लिए उसको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। बैरलो कैरिड ऑन द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन इन द प्रोसीड, तो उसने क्या नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं कौन, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ 1807, तो 1807 में क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं।
he followed the policy of non intervention, क्या उन्होंने भी क्या फॉलो किया, नॉन इंटरवेंशन, कि हम लोग किसी की भी जो राजा है उनके अंडर में हम हस्तक्षेप नहीं करने वाले। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लैंड वाज एंगेज इन अ वॉर अगेंस्ट फ्रांस, और इस टाइम में इंग्लैंड और फ्रांस का क्या वॉर चलने लगा। टू सेफगार्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट बोथ इंडिया एंड आउटसाइड लॉर्ड मिंटो सेंड मेनी पीस मिशन to the neighboring countries and made friendly treaties with Sindh, Afghanistan and Russia। अब ये था कि बाहर लड़ाई चल रही थी तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि उनसे भारत ना छूट जाए, इसलिए उनके जो आसपास की जो जगह थी उनसे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाने शुरू किए ताकि उनके हाथ से भारत ना छूटे। नेक्स्ट जो कम्युनिटी हमारे पास आ रही है वो कौन से, सिख, द सिख। एट द एंड ऑफ द 18th century रंजीत सिंह रोज टू प्रोमिनेंस। रंजीत सिंह जो है एक बहुत ही मतलब फाइटिंग पर्सनैलिटी के फॉर्म में आते हैं, एंड ही कैप्चर लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन 1802, मतलब उन्होंने बचाया किससे, ब्रिटिशर्स से। He soon brought all the Sikh chief west to the सतलज, सतलज जो रिवर है उसके वेस्ट पे लेकर आ गए, अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन किंगडम ऑफ इन पंजाब। तो उन्होंने पंजाब में अपना किंगडम को फॉर्म किया, राइट। लेटर ही कॉन्कोर्ड मुल्तान, मुल्तान का आज में पाकिस्तान में, उसको उन्होंने कॉन्कोर्ड किया, कश्मीर, कांगड़ा एंड पेशावर। तो ये जो जगह है उन्होंने कैप्चर करी और अपना एक राज्य बनाने की कोशिश की। But for the strategic and diplomatic reason, the English soon thought to check रंजीत सिंह। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद इंग्लिश जो है वो आ गए, उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया। The fear of British arms, मतलब जब रंजीत सिंह की स्टडी को देखा तो ब्रिटिशर्स के बीच में एक फियर आया, नहीं डर आया, and the oppression that the jealous Sikh state on the east of Satluj would throw themselves under British protection and led Ranjit Singh to sign a treaty known as Treaty of Amritsar। और रंजीत सिंह को उन्होंने इतना विवश कर दिया, इतना वो कर दिया कि उन्हें फोर्स करा कि दे हैड टू साइन व्हाट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद द इंग्लिश एट अमृतसर इन 1809। और उन्होंने बोला कि आप हमसे एक फ्रेंडली रिलेशन बना लो, कब, 1809 में। बाय दिस ट्रीटी द ब्रिटिश forbade रंजीत सिंह टू क्रॉस द सतलुज एंड took the Sikh state east with the river under their protection। और उन्होंने क्या करा, सिख स्टेट को अपने अंडर में लिया और उन्होंने पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर लिया कि हम इस राज्य को हम खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। He kept quiet for the he realized that his strength was no match for the British। और वो क्या हो गया, उस टाइम चुप हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अभी मैं लड़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो वो चुप रहे, क्यों, उन्हें पता था कि ब्रिटिश अभी ताकतवर है और वो वेट कर रहे थे एक सही टाइम का। द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839 was a sign for bringing of anarchy and confusion between the dominants which greatly weakened the Sikh power। उसके बाद क्या हो गया भाई, एक जो बड़ा राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, उनकी डेथ के बाद जो ये सिख कम्युनिटी थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी वीक हो गई। One weak ruler after another was deposed to quick succession। एक के बाद एक जो राजा है वो कमजोर है, जिसके बाद से जो सिख था उस कम्युनिटी का पतन हो गया। नेपाल वॉर, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग। द गवर्नर जनरल कंसोलिडेट एंड एक्सटेंडेड द ब्रिटिश अथॉरिटी इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। ही लिक्विडेटेड द पिंडारीज, पिंडारीज एक वही ग्रुप है उसको। द मराठा वर कंप्लीटली रूटेड in the third Anglo-Maratha war as they were planning to regain their lost power and trying to oust the British from India। और जो ये धीरे धीरे जो गुमाऊं, गढ़वाल, ये सब जो ये यहाँ के भी छोटे टेरिटरी जो ग्रुप्स थे, पिंडाइज थे, इस टाइप की जो कम्युनिटीज थी कह सकते हो, तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश करी कि हम कैसे भी करके अपने जो देश है उसको बचाए, किससे, ब्रिटिशर्स से। एन अनप्रोवोक्ड अटैक बाय द गुरखास, गुरखा एक कम्युनिटी है, अ ट्राइब ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न हिमालय में, on 3 policies station in Butwal in 1814 was followed by a declaration of war against them by Hastings। किसने स्टार्ट किया, हेस्टिंग ने। The British compelled the brave Gurkha leader Amar Singh Thapa, बहुत ही brave person थे, to surrender the fort of Malon and the Gurkhas signed a treaty at Sagoli। सगौली जगह है वो 1815 में फिर उन्होंने भी क्या ट्रीटी साइन कर ली, किसके साथ, गुरखास के साथ। The British also defeated the Nepalis at Makwanpur in 1816। मतलब कि आप देखो कि एक के बाद एक वॉर हो रही है जिसमें कौन जीत रहा है, ब्रिटिशर्स जीतते जा रहे हैं। The Nepalis gave up their claims to place in the lowland along their southern frontier, ceded to the British in the district Garhwal and Kumaon on the west of Nepal। और इन द एल्स के हम बोलते हैं कि गढ़वाल और जो कुमाऊं हिल है वहां पे आके कह सकते हैं कि उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। Withdraw from Sikkim and agreed to receive a British resident at Kathmandu। These were indeed important gain of the British। और देखते हैं कि सिक्किम और काठमांडू ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पे कभी नेपालीज और इंडियंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था, एक टाइम पे आके वो किसके अंडर में आ गए, टोटली ब्रिटिशर्स के अंडर में।
द पिंडारी वॉर, द पिंडारी वर क्रूअल एंड रूथलेस। क्या बोला जाता है, कभी पिंडारी का नाम आता है तो सोचते हैं कि क्या थे वो, क्रूअल थे और रूथलेस, मतलब कि उनमें जरा सी मर्जी नहीं थी। दे हैड देयर हेडक्वार्टर इन द सेंट्रल इंडिया, उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, सेंट्रल इंडिया में। द पिंडारी जनरली अवॉइडेड पिच बैटल एंड प्लंडर वाज देयर प्रिंसिपल टू ऑब्जेक्टिव। दे डिवास्टेटेड द निजाम डोमिनेटेड। लॉर्ड हास्टिंग हैड बाय दिस टाइम फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सप्रेस देम, मतलब ये इतने ज्यादा डेवास्टेटिंग थे कि वो किसी को अपने सामने देखो, जो भी उनके सामने आया उसको वो खत्म करने की सोचते और वो करा भी उन्होंने। बट जो ब्रिटिशर्स थे उनके सामने वो थोड़े से वीक पड़ गए। By the end of 1817, the British troops succeeded in expelling the Pindaris from the Malwa, यानी जो मालवा जगह है वहां से उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया, and across the Chambal, यानी चंबल भी उनका मेन सेंटर था, and by 1818 they were practically exterminated, मतलब कि लास्ट में आके पिंडारिस को भी उन्होंने 1818 तक आता है तो उन्होंने खत्म कर दिया, यानी ढूंढ ढूंढ कर मारा किसको, पिंडारिस को। The first Anglo Burmese War, बर्मा, ये बर्मीज मतलब बर्मा है, बर्मा आज की डेट में म्यांमार को बोला जाता है। The Burmese conquered Assam in 1821 to 22 and came directly in contact with the British on the east front, मतलब कि डायरेक्टली किसके सामना हुआ उनका, ब्रिटिशर से। In 1823 they captured Shahpuri Island near Chittagong. In 1824 Lord Amherst, the Governor General, declared war against the Burmese. The British troops, having baffled all the opposition of the Burmese and marched to Yandobo within the 60 miles of Rangoon. In 1826 Burma was defeated and treaty of Edinburgh was concluded, मतलब इन द एंड हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का बर्मा तक भी अपना कह सकते हो कि वहां तक भी वो लोग पहुंच गए और उन्होंने वहां के भी जो राजा या जो जगह थी उसको कैप्चर करा और अपने अंडर में बर्मा को भी लेकर आए, कौन, ब्रिटिशर्स। और कौन से ईयर में, 1826 के अंदर में। वॉर विद अफगानिस्तान, किसके साथ वॉर हो रहा है, वॉर विद अफगानिस्तान। Fearing an attack from Russia through Afghanistan, Lord Auckland decided to depose दोस्त मोहम्मद। उन्होंने क्या सोचा कि रशिया के साथ वॉर हो सकता है या कुछ भी, तो उन्होंने अफगानिस्तान में जाके क्या करा, फॉर्म करा। द ब्रिटिश वॉज कंपेल्ड टू लीव अफगानिस्तान, तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान को लीव करना चाहिए। द डिफीट वॉज अ टेरिबल, और डिफीट की बड़े खतरनाक थी, डिजास्टर फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी वहां गया और वो हार के आया, तो ऐसे किसके साथ हुआ, ब्रिटिशर्स के साथ। लॉर्ड ऑकलैंड मेड some ill-fated effort to retrieve British prestige, but was soon compelled to leave his office, and Lord Ellenborough took charge of in 1842। और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड क्या थे, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो एक छोटे से कहते हैं जो अफगानिस्तान उसको कैप्चर नहीं कर पाए, तो ही लेफ्ट द इंडिया। द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध जगह उसको कैसे वो एनेक्स करते हैं। द अफगान वॉर वॉज वेरी क्लोज कनेक्टेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, which followed it with a view to excluding French influence from Sindh. The British government concluding a treaty with the Amirs of Sindh in 1809. In violation of treaty, the Sindh was formally annexed to the British Empire after a short war in 1843. और किसके, सिंध भी in the end 1843 में किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में। The Second Anglo-Sikh War, right? And time period is 1848. The British wanted to impose direct British रूल ओवर पंजाब, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनका डायरेक्ट रूल किस पे हो जाए, पंजाब के ऊपर में। एंड द अपॉर्चुनिटी केम इन, और कब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, 1848 में, कब, व्हेन द फ्रीडम लविंग सिख रोज अप इन द न्यूमरस लोकल रिवोल्ट, और धीरे धीरे जब लोकल रिवोल्ट हो गए कहाँ पे, सिख के बीच में, तो उनको चांस मिल गया कि वो रूल करे किसको, पंजाब को। टू ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्ट वर लेड एट मुल्तान बाय दीवान मुलराज, द गवर्नर ऑफ मुल्तान, एंड नियर लाहौर बाय चतर सिंह अत्रीवाला, द सिख गवर्नर ऑफ हजारा डिस्ट्रिक्ट। तो इनके डिस्प्यूट इनके बीच में हो रहे थे, उसके से ब्रिटिशर्स को चांस मिल गया कि वो क्या करें, वो रूल कर सकते हैं किस पे, पंजाब पे। द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिड नॉट अडॉप्ट एनी इमीडिएट मेजर टू सप्रेस द राइजिंग, बट डिलिबरेटली अलाउ द रिवोल्ट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड द अदर पार्ट ऑफ द पंजाब। तो जो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी, वो बहुत चालाक था, उसने जब देखा कि पंजाब में अलग अलग जगह पे रिवोल्ट हो रहा है, तो उसने तब कुछ नहीं कहा, उसने ये वेट किया कि जब एक बड़ा सा जो रिवोल्ट होगा तब जाके वो क्या करेगा, उसको ओवररूल करेगा, वो कहेगा देखो यहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है इसलिए हमें इसको क्या करना है, ओवररूल करना है। द गुजरात फॉट टू बैटल डेस्परेटली एंड कंटेस्टेड द फील्ड ब्रेवली एट चिलियावाला एंड गुजरात इन 1849. In the one battle fought at Chilianwala, the Sikh inflicted nearly 2500 casualties on the British, मतलब इतने लोग मारे गए उस टाइम पे इनकी बैटल में।
द ब्रिटिश एट लास्ट वन अ डिसीव विक्ट्री ऑन February 21 इन 1849 बट एट द हाई कॉस्ट। मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कैसे जीत तो मिली बट उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ क्योंकि उनके लगभग 2500 सैनिक मारे गए। द सिक्स सफर्ड immense losses and their defeat was completed। मतलब सिखों के बहुत लॉस हुआ और लास्ट में आके उनकी जो कह सकते जो फ्रीडम थी वो भी खत्म हो गई और they was came in directly control of the Britishers, leaving no chance for the resistance। In 1849 Lord Dalhousie annexed Punjab by proclamation। तो in the end लास्ट में 1849 आते आते लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया। द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1852 लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द बर्मीज। किसके अगेंस्ट उन्होंने? बर्मास के अगेंस्ट लॉ स्टार्ट कर दिया वॉर। द किंग ऑफ बर्मा पगन was defeated and the Martaban, Rangoon and Bassein were captured by the British। तो ये जो तीन जगह है रंगूर, मार्तबान एंड बसीन, ये सब किसने कैप्चर कर लिया? ब्रिटिशर्स ने, राइट। पेगू और लोअर बर्मा was annexed on 20th December। 20 दिसंबर को उन्होंने लोअर बर्मा को भी अपने अंडर में ले लिया। और कौन सा ईयर था? 1852 में। बाय द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर was extended up to the bank of the Salween, राइट। तो जो इस जगह के जो बैलन जो रिवर है उसके पास का भी उन्होंने पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। Thus British control was established over whole of the eastern coast of the Bay of Bengal and access to the sea was close to the attenuated Burmese kingdom। मतलब उन्होंने जो बे ऑफ बंगाल है वो पूरा एरिया कैप्चर करा, फिर जो बर्मा है यानी जो बर्मीज किंगडम है उसको भी कैप्चर करके, मतलब ये कह सकते हैं जितना हमारे इंडिया का ईस्ट पार्ट था यानी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो एक्सटेंडेड वर्जन जो बर्मीज है वो भी टोटली किसके अंडर में आ रहा है? वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच द लॉर्ड डलहौजी इंप्लीमेंटेड हिज पॉलिसी ऑन एनेक्सेशन। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने एक और नई पॉलिसी लेकर आया जिसके थ्रू वो एरिया को यानी इंडियन एरियाज को और ज्यादा कैप्चर कर सकता है। तो उसमें है कौन सा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। Under this doctrine, when the ruler of a protected state died without a natural heir, मतलब कि जो रूलर है यानी जो राजा है और राजा के पास अगर खुद की संतान उसकी खुद की संतान नहीं होगी तो his state was not passed to the adopted heir son as sanctioned by the age of old tradition in the country। तो उसने बोला कि जो भी राजा के पास अपनी खुद की संतान नहीं होगी उसका जो राज्य होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा? वो आ जाएगा किसके? ब्रिटिशर्स के पास। मतलब कि अगर आपका राज्य तभी आपके पास रहेगा जब आपकी खुद की संतान होगी, ठीक है। Instead, it was to be annexed to the British India unless the adoption had clearly approved earlier by the British authority। और कहते थे कि अडॉप्टेशन को भी अगर ब्रिटिशर्स अलाउ करेगा तभी वो चीजें होंगी, अदरवाइज वो चीजें नहीं होंगी। The British Empire was applying the doctrine of lapse got the state of Satara। तो सबसे पहले जो स्टेट जो ब्रिटिशर्स ने छीना इस पॉलिसी के थ्रू, मतलब सतारा के जो राजा थे उनके खुद का बेटा नहीं था, मतलब खुद की संतान नहीं थी, तो इसलिए वो एरिया किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास। तो एरिया कौन सा है? सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। इन 1856 डलहौजी annexed अवध, an act that added immensely to the widespread discontent। मतलब कि धीरे धीरे सतारा, झांसी, नागपुर और आपके हम अवध की बात करें सारे एरिया किसने कैप्चर किया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश में कौन से? लॉर्ड डलहौजी ने। किसके थ्रू? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। रिफॉर्म्स, अब क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स होते हैं? ये पिक्चर किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड एमर्ज अ चैंपियंस इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स चैंपियन, मतलब कि हर एक जगह पे जो रूल था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का था। हाउएवर in many material respect India benefited from various improvement and reform introduced by the Dalhousie administration। मतलब कि बोला जाता है कि इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, इतनी सारी चीजें चेंज हुई जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा कैप्चर किस पे हो गया? इंडिया के ऊपर। और मेन किसका रोल जाता है उसमें? डलहौजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पर्सन प्ले करते हैं। द मेन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ द PWD। मतलब जो आप देखते हैं कि जो PWD एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है कि आसपास के एरिया में कंस्ट्रक्शन करना, वो किसने सेटअप किया? डलहौजी ने। एंड कंस्ट्रक्टिंग रेल रोड्स, मतलब रेलवे जिसे आप कहते हो कि वो सेटअप करा। ब्रिजेस उसने उन्हें बनाए, रोड्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम को उन्होंने अच्छा करा ताकि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ सके। द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वाज लेड इन 1853। और जो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले जो रेल आती है वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही आती है। Post and telegraph services were modernized and the widow remarriage act
was passed in 1856। तो देखो कौन कौन से, वैसे पोस्ट मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो लेकर आ गए, टेलीग्राफ में जो टेलीग्राम्स वगैरह जाते हैं वो आए। उसके बाद इन्होंने जो विडो रीमैरिज है, की शादी जो विधवा औरत होती है उनकी शादी नहीं होती थी, तो उन्होंने उसको कंबर्शन किया कि विडो रीमैरिज एक्ट है जिसके थ्रू कि जो विधवा औरतें उनकी दोबारा शादी हो सकती है। दीज आर द रिफॉर्म लेड हिम whom? डॉक्टर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है। नाउ इट्स टाइम टू नो हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो अब करेंगे हम एक्सरसाइज पोर्शन। आइए सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है विच ऑफ दीज बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर आफ्टर डेथ ऑफ राजा मैसूर। तो राजा मैसूर जो डेथ हुई थी उनके बाद जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? हैदर अली बनते हैं। सेकेंड है द बक्सर ऑफ बैटल गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी ऑफ, कहाँ के? बंगाल की दीवानी उनको देते हैं। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे उसको, देखें आप कितना इस चैप्टर से समझे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास फिलअप्स, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट। तो फर्स्ट फिलअप्स, आइए देखते हैं फिलअप्स में पहला वाला क्या है हमारा कि इन 1773 डैश बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या नाम है उनका? वॉरेन हास्टिंग। क्या थे वो? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन डैश एंड कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या है? टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। डैश कंक्लूडिंग फ्रेंडली रिलेशन, तो लॉर्ड मिंटो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स, बाकी आप ये खुद करेंगे दोनों। तो आइए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वो ब्रॉट एंड ऑफ द ट्रीटी ऑफ सालबाई। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वाज विक्टोरियस इन द, नो, फॉल्स, क्योंकि इसमें तो कोई जीता ही नहीं था, राइट, तो वो नेगोशिएशन होता है। बाकी ये आप खुद करेंगे, अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के लिए इतना ही, चैप्टर हमारा खत्म होता है। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।